अब 1848 में ये घटनाएं घटने के बाद, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह के बाद क्या होगा, उदारवादियों की क्रांति भी हो जाएगी। तो वो 1848 में उदारवादियों की क्रांति भी हमें देखना है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब है ना, जब किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे तब क्या है, ये किसान गरीबी और बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त थे, तभी तो विद्रोह कर रहे थे। मजे में होते, प्लेट लेते, है ना, प्लेट अगर लेते वो और बढ़िया काजू रखा होता और एक हाथ में जाम होता, काजू चल रहा, फिर काय का विद्रोह, सब ऐसा आराम है ना, अपने पास बढ़िया काजू खा रहे हैं और जाम पी रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। फिर क्या विद्रोह कब करता है व्यक्ति, जब परेशान हो जाता है। तो ये कठिनाइयों से, भुखमरी से ग्रस्त थे, भुखमरी का दौर अभी हमने देखा हुआ है इसके पहले, तो इनने विद्रोह कर दिया। फरवरी 1848 की घटनाओं में देखें कि राजा को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, गणतंत्र की घोषणा हो जाती है और सभी पुरुषों को मताधिकार दिया गया। कि मतलब गणतंत्र कैसा बनेगा, सभी पुरुषों के मताधिकार के आधार पर आधारित होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि यूरोप के अन्य भागों में क्या हो रहा है, तो स्वतंत्र राष्ट्र अभी यूरोप के अन्य भागों में अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन, है ना, तो इन सब जगह पर स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे। यहाँ पर क्या थे, साम्राज्य हुआ करते थे, है, जो राजा के या जो सम्राट होते थे उनका साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ के जो उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुष हैं, इन्होंने भी संविधानवाद की मांग कर दी। इन सब इलाकों में जहां पर स्वतंत्र राष्ट्र अभी अस्तित्व में नहीं आए थे, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गीय स्त्री और पुरुष ने क्या कर दी, संविधानवाद की मांग कर दी। संविधानवाद की मांग को उन्होंने मांग की और इस मांग को किससे जोड़ दिया, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। जैसे आप जर्मनी देखेंगे अलग अलग पार्ट में बटा, इटली देखेंगे अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में, तो उन्हें राष्ट्र के एकीकरण के साथ संविधानवाद की मांग को जोड़ दिया और क्या कहने लगे, भाई राष्ट्र राज्य बनाया जाए। इस चीज के बारे में उन्होंने आगे किया और राष्ट्र राज्य के निर्माण की बात को आगे बढ़ाया। ये राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे कर रहे हैं, संविधान बनाया जाए और राष्ट्र का राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए, तब जाकर क्या बनेगा, आपका राष्ट्रीय राज्य बनेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा जाने लगा। राष्ट्र राज्य जो होगा वो उसमें एक संविधान बनाया जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता होगी उसमें और संगठन बनाने की आजादी होगी। ये मूलभूत आधार आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सब मांगों के साथ राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग यहां पर होने लगी। एक जर्मन नेशनल असेंबली बना ली गई, उसके पक्ष में मतदान दिया किसने, जितने भी जर्मनी के अंतर्गत आप देखें राजनीतिक पार्टियां थी वो सब इकट्ठी हुई, उनने एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बना ली, उसी के लिए मतदान दे दिया, है ना। और ये सारी घटना कहां हो रही थी, फ्रैंकफर्ट शहर में हो रही थी। जब जर्मनी का जो शहर है फ्रैंकफर्ट शहर, वहां पर हो रही थी। और इस नेशनल असेंबली के लिए 831, है ना, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह समय कब का था, 18 मई 1848 का था। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, वहां पर संसद को लगाया गया था, वहां पर सभी 831 निर्वाचित प्रतिनिधि बैठे हुए थे। इन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया, एक राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जो संसद के अधीन हो, ऐसी इनके द्वारा सोच रखी गई कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो जर्मन के अधीन होगा। विचार किया गया कौन होगा, तो विचार में आया कि प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलेहम चतुर्थ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो संविधान के अधीन आ सकते हैं। उनको प्रस्ताव दिया गया, प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया और वो ऐसे लोगों से मिल गए जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब निर्वाचित सभा के विरोधियों के साथ फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ हाथ मिला लेते हैं। कुलीनबर्ग और सेना का विरोध यहां पर बढ़ जाता है। संसद अपना जो आधार है ना, जो सामाजिक आधार है, उसको भी खो देते हैं। सत्ता में भी परिवर्तन हो जाता है। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ जाता है। जब आदमी के पास ताकत आती है तो घमंड बढ़ जाता है और उसने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। अब जब आप समाज के सबसे बड़े तबके का विरोध करेंगे तो उनका समर्थन कभी आपको नहीं मिलेगा। इस कारण से जो संसद का जो मध्यम वर्ग है उसने मजदूरों और कारीगरों का समर्थन खो दिया। बाद में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग किया गया। मजबूरी में ये सारी बातें की गई, मजबूरन असेंबली को भंग करना पड़ा। तो ये घटनाएं यहां पर घटी भाई कि ऐसा यहां पर चलता रहा, ये होता रहा। आप एक और उदाहरण देखेंगे भाई, उदारवादी आंदोलन जो है वो उदारवादी आंदोलनों में जो प्रमुख मुद्दा क्या था, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए, ये बड़ा विवादास्पद मुद्दा हुआ करता था। दें कि ना दें, इस पर लोग मौन रहते थे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, राजनीतिक संगठन बनवाए, अखबार निकाले, राजनीतिक बैठकें की, प्रदर्शनों में उनके द्वारा भाग लिया गया। लेकिन उनको राजनीतिक अधिकार दिए जाएं या ना दिए जाएं, इसको लेकर बड़ा अभी संशय बना हुआ था, इतनी सारी बातें होने के बाद भी।
असेंबली चुनाव के दौरान मताधिकार से महिलाओं को वंचित रखा गया, इससे उनको बुरा भी लगा होगा। संसद में केवल उनको क्या अधिकार दिया गया कि आप आओ और दर्शक बनकर खड़े हो जाओ, जैसे ये है ना खड़े, यहां पर ये खड़े हैं, ये यहां पर खड़े हैं, कुछ लोग ये खड़े हैं, तो बस ऐसे संसद में आओ और खड़े रहो, आपको मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया, निर्वाचित होने का अधिकार नहीं दिया गया, तो ये अधिकार यहां पर नहीं दिए गए। रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हो जाती हैं। 1848 में रूढ़िवादी ताकतों के द्वारा उदारवादी जो आंदोलन चल रहे थे उनको दबा दिया, लेकिन आंदोलन तो दबा दिया, पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए। उनको लग रहा था कि पुरानी व्यवस्था लगाएंगे तो विद्रोह हो जाएगा, तो उनको लगा कि यार ये हम कैसे ताकत में बने रह सकते हैं, तो ताकत में बने रह सकते हैं कि आप छूट देते रहें तो जनता आपसे खुश रहेगी और आपका शासन चलता रहेगा। कॉन्सेप्ट समझा इनने कि रियायत देकर या छूट देकर, फ्री बांटकर, कुछ भी आप कर रियायत देकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग आपको पसंद करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, रियायत देकर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। ये बात जो रूढ़िवादी लोग हैं जो ताकत में आए वो समझ गए, लेकिन पुरानी व्यवस्था वो दोबारा से चालू नहीं कर पाए। 1848 के बाद क्या होता है, मध्य और पूर्वी यूरोप में परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। कई बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जो परिवर्तन पश्चिमी यूरोप में 1815 के पहले हो चुके थे वो मध्य और पूर्वी यूरोप में 1848 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि पश्चिमी यूरोप में आपने देखा था भूदासत्व, बंधुआ मजदूरी, ये सारे खत्म हो चुके थे। ये 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप में हो रहे थे। भूदासत्व का समाप्त होना, बंधुआ मजदूरी खत्म होना, ये कहां था, हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में, रूसी क्षेत्रों में। और ज्यादा स्वायत्ता देने की बात की गई हंगरी के लोगों को। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था उसने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्ता देने की बात की गई। हैब्सबर्ग शास्त्रों के द्वारा कहा गया कि भाई आपको फ्रीडम ज्यादा दे दी जाएगी, आप अपने हिसाब से काम करें, आपको ज्यादा स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और जो निरंकुश मैगवार है इनके लिए क्या हो जाएगी, सत्ता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, वो सत्ता पर आराम से काबिज हो सकेंगे। ठीक, अब यहां से हम देखें क्या, जर्मनी और इटली का एकीकरण, कि जर्मनी बनेगा और इटली का बनना यहां से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे, कैसे इटली का एकीकरण करेंगे। ये जर्मनी है और ये इटली है। आप ये नक्शा जो देख पा रहे हैं किसका है, यूरोप का नक्शा है। इसके इन दो देशों का हमें एकीकरण देखना है, जर्मनी और इटली का एकीकरण हम यहां पर देखेंगे। अब देखो जर्मनी और इटली का एकीकरण जो देखने वाले थे कि भाई कैसे एकीकृत का मतलब क्या है, ये कैसे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बन जाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, एकीकृत जर्मनी और एकीकृत इटली कहा जाएगा। तो जर्मनी के बारे में कहा गया क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, क्या सेना के द्वारा राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, ऐसी बात यहां पर की जा रही है। तो 1848 के बाद के यूरोप में आप देखें राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव हो चुका था। अलगाव का मतलब क्या है कि राष्ट्रतंत्र जो है या राष्ट्रवाद जो है वो जनतंत्र और क्रांति से अलग हो चुका था, इसे अलग रूप से देखने लगे थे। क्योंकि रूढ़िवादी लोग जो हैं वो अक्सर क्या करते थे, राष्ट्रवादी भावनाओं का उपयोग या राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल अपने हिसाब से उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। आप देखो यहां पर ये जर्मनी का नक्शा आपके सामने देखने को मिल रहा है, जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग रंग क्या बता रहे हैं, अलग अलग राज्य बता रहे हैं। मतलब एक एकीकृत जर्मनी नहीं है, टूटा फूटा जर्मनी है। इन सभी जगहों पर जर्मन भाषा जरूर बोली जाती होगी, लेकिन ये एकीकृत जर्मन नहीं था। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि जब ये राष्ट्रवादी भावना जो है वो अलग हो जाती है क्रांति से, है ना, क्रांति से उसको अलग कर दिया गया या वो अलगाव हो जाती है, तो इस प्रक्रिया में जर्मनी और इटली क्या होते हैं, एकीकृत होकर राष्ट्र बन जाते हैं। राष्ट्रवादी भावनाएं जो खास तौर से प्रबल थी वो मध्यम वर्गीय जर्मन में जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, मजबूत आपको देखने को मिलेंगी। जर्मनी को राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया और इस प्रयास का विरोध भी बिल्कुल किया गया होगा, इस प्रयास का बिल्कुल विरोध भी किया जाएगा। तो प्रयास कैसा किया गया, प्रयास किया जाता है कि जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया जाए और उसके ऊपर निर्वाचित संसद के द्वारा शासन किया जाए। तो ऐसा प्रयास किया गया कि जर्मन महासंघ को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करके उसके जो इलाके थे उनके ऊपर निर्वाचित संसद द्वारा शासन किया जा रहा। लेकिन इस उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया, दबा दिया, उसको चौपट कर दिया। मतलब ये अस्तित्व में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया, सिर्फ पहल हो पाई थी, लंबे समय तक ये काम का नहीं रहा। अब जिम्मेदारी किस पर आ गई, अब पिरसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई। और पिरसा के एक मंत्री हैं जिनका नाम है ऑटो वन बिस्मार्क, है ना। ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया, इनके द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण किया गया। आधुनिक जर्मनी का पिता भी इनको आप कह सकते हैं। 7 वर्ष के दौरान इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और
फ्रांस, इन तीनों से युद्ध किया और इन तीनों को युद्ध में हराया। प्रसा की जीत हुई। प्रसा की जीत हुई तो क्या हुआ भाई, वो वर्चस्व में आया और इस जीत के साथ ही क्या हो गई, एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का पहला सम्राट घोषित किया गया कि उनको पहला सम्राट बनाया जाए। तारीख क्या है, 18 जनवरी 1871 है ना। काइजर विलियम प्रथम, प्रसा के राजा का पूरा नाम क्या है, काइजर विलियम प्रथम। इनको गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया गया कि आप आइए और प्रसा की जर्मनी, एकीकृत जर्मनी की गद्दी पर बैठ जाइए। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में चूंकि आपने देखा कि जिम्मेदारी किसने ली थी, प्रसा ने ली थी, तो प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया गया, प्रसा राज्य की शक्ति का जो वर्चस्व उसको बताया गया। और प्रसा ने क्या किया था, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्था जो है इसके आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। अब जो प्रसा राज्य है वो बाकी के जर्मन राज्य के लिए क्या हो गया, एक मॉडल बन जाता है कि इसको देखकर आप भी काम करें। जैसे प्रसा ने अपने आप को मजबूत किया, वैसे ही प्रसा को देख देख कर आप लोग भी मजबूत हो, मजबूत स्थिति में आप आए।